आज से हम टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स के CDS के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो सीरीज में मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा, एक्सप्लेन तो करूंगा ही, मैं आपको इसके सोर्स भी दूंगा कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, ताकि आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो पाओ। सेकेंडली, मैं इसके नोट्स भी दूंगा आपको। किसी को कुछ नहीं बनाना पड़ेगा नोट्स, बस सिंपली आप ध्यान से वीडियो को सुनना। कुछ डाउट्स होंगे तो उसको आप कमेंट कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, उससे और प्रोत्साहन आता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फोकस ऑफ 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान के क्या फोकस है, मतलब इसमें पूछा है थीम। तो 5-year प्लान, अब इस टॉपिक में से 2 सब टॉपिक निकल के आते हैं। एक है आपके 12 5-year प्लान और एक है आपका प्री 5-year प्लान। तो 1951 से पहले और क्या क्या प्लान बने, ये दो। अब इस 12 5-year प्लान के अंदर और टॉपिक्स आते हैं। इसमें क्या टॉपिक्स आता है, सबसे पहले ईयर्स, इनके इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग दीज 5-year प्लान्स एंड सम 5-year प्लान के थीम्स। तो ये सब, तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा वो यहाँ से पूछा है। ये 2 एलिमेंट भी पूछा जा सकता था, ये एलिमेंट भी पूछा जा सकता था। तो जैसे आप 5-year प्लान देखोगे, आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर करोगे इस टॉपिक से। ऐसे सोचना है, सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे आपको लगेगा एग्जाम में हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फोकस ऑफ 12th। तो 12th 5-year प्लान थीम पूछे। 12th क्यों पूछा गया है, क्योंकि इसी के बाद नीति आयोग आ गया था 15 में। चेक करना 15 में आया है कि 16 में आया है, टाइप करना, देखना 1 जनवरी 15 है या 16 है। तो क्या है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, फूड अटेनमेंट। तो ये वाला जो है ना, आई थिंक ये 10th का है, ये 12th का है, ठीक है। अब हम देखते हैं 5-year प्लान कंप्लीट कहानी। आ जाओ। तो देखो जी, फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 56, आपको ये सारे डेट्स पता होने चाहिए। सेकंड 1956 से 61, थर्ड 1961 से 66। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ले लिया प्लान्ड हॉलीडे, तो वो हुआ 1966 से 69। देन उसके बाद फिर से हम वापस से आ गए 5-year प्लानिंग पे, 1969 से 74। देन अगेन फिफ्थ 1974 से 78। फिर यहाँ मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई थी, 2 साल के लिए, तो यहाँ रोलिंग प्लान आया था 1978 से 80। देन अगेन आपके इंदिरा जी आ गई थी 1980 से 85। देन सेवेंथ 1985 से 1990, यहाँ राजीव जी थे 1985 से 90। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक कहीं पे, तो कि राजीव गांधी जी कौन से प्लान में थे। फिर 19 आपके 90 से 92 एनुअल प्लान, 2 साल के। तो देख लो 3 ब्रेक्स हैं प्लानिंग में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर 8th 1992 से 97। देन 9th 1997 से 2002। फिर 10th 2002 से 2007। फिर 11th 2007 से 12। देन 12th 12 से 17। ये कहानी है, ठीक है। अब पहले तो फर्स्ट स्टेज है कि आपको ये पता होना चाहिए सीक्वेंस। अब हर चीज़ों में क्या क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो हम ऊपर से देखते हैं 51 एंड 56, यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस था प्लानिंग का। किसने निकाला था, हरोद मॉडल या हरोद दामोर मॉडल। केन राज का भी नाम इस प्लान से जुड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे महालानोबिस है, साफ सुथरा अभी नोट्स में दिखाता हूँ। महालानोबिस है, यहाँ पे IITs आए हैं, यहाँ पे UGC आया है, UGC आई थिंक 52 है, एक बार चेक करना, ठीक है। देन आ गया आपका 66, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, हाँ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन 1966 है, ये इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे 69 से 74 बैंक नेशनलाइजेशन हुआ है, फर्स्ट वाला 14 बैंक नेशनलाइज हुए हैं 69 में हुआ है आई थिंक। यहाँ बीच में रुपी डिवेल्यूएशन हुआ है 74, पोखरण 1 यहीं पे हुआ है। देन आपके 74 से 78, देन 74 से, अच्छा नहीं पोखरण ना मई में हुआ था, तो ये 74 में आ जाएगा पोखरण 1।
कि अप्रैल से प्लानिंग शुरू होती है। तो पोखरण 1 74 से 78। देन गरीबी हटाओ, ये एग्जाम में आ चुका है गरीबी हटाओ वाली बात। देन 21 पॉइंट प्लान क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए 1975 में हुआ, ये भी एग्जाम में आ चुकी बात। देन 78 से 80 में कुछ खास नहीं। देन उसके बाद आपका आया है 80 से 85 सेकेंड बैंक नेशनलाइजेशन 1980 में हुआ है, यहाँ 6 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था। देन उसके बाद आपका 85 से 90 के बीच राजीव गांधी जी थे, ये वाला एग्जाम आ चुका है। इन्होंने पहली बार प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो दी है पब्लिक सेक्टर के आगे। सो प्राइवेट सेक्टर वॉज प्रायोरिटाइज ओवर पब्लिक सेक्टर, इसी वाली प्लानिंग में हुआ है। फिर आपका 90 से 92 के बीच जो है एलपीजी आया है। एलपीजी की डेट क्या है, ये सब याद होना चाहिए डेट्स। 24 जुलाई 1991। मगर एग्जाम में आया था कि कौन से प्लानिंग में है एलपीजी, तो इसका आंसर 8th था, तो ऐसे याद रखना, जबकि पहले ही वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। वर्किंग आपके 8th 5 ईयर प्लान में थी एलपीजी की। देन उसके बाद ये 97 से 2000 कारगिल एंड पोखरण 2, याद है पोखरण 2, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एंड 1999 कारगिल। देन उसके बाद 2002 से 7 यहाँ है एमजी नरेगा। 2005 आई थिंक, चेक करना एक बार। और यहाँ पे आपका ये भी है, थीम इसकी है ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस थीम है। देखना क्वेश्चन में इसी तरीके क्या रखी थी, कहाँ गया सवाल, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, अच्छा हाँ, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी जो है वो आपका 10th ही है। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, ये वाला 10th है। देन 11th है थीम्स, फास्टर ग्रोथ के लिए बात की गई है 11th में। एंड देन 12th में आपकी बात की गई है यही इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात। ठीक है, अब इसको जरा फेयर में देख लो, ऐसा है कुछ, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ना आपको बस ये डेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि एक सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था नाबार्ड कब है, तो ऐसे सब कुछ यहाँ नहीं लिखा जा सकता, तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड 82 में है। फिर वहाँ पे आप प्लॉट करना शुरू करोगे कि यार तीसरा तो 66 तक था, फिर चौथा 74 है, पांचवा जो है आपका 80 में शुरू हो गया है, इधर तीसरा चौथा तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ ख़त्म हुआ है, पांचवा 78 में ख़त्म हुआ है, एंड देन आपका आठवां है 1980, छठवां बोल रहा हूँ, छठवां है 1980, गलत बोल दिया, ऐसे सोचना है। जो थर्ड है वो 1966 में ख़त्म हो गया है, फिर बीच में गैप आया, फिर आपका 474 में ख़त्म हुआ है, फिर फिफ्थ आपका जो है वो 74 से 78, फिर बीच में गैप आया, देन 80 से आपका 6 शुरू हुआ है, तो 80 से 85 6th, तो ये 6th प्लान में आएगा। ऐसे पूछ लेंगे वो लोग, ऐसे पूछते हैं आजकल। यूजीसी अगर पूछा तो पता होना चाहिए यूजीसी कब है, 1952, तो ऐसे पता होना चाहिए आपका। ठीक है, सेबी कब आया, 1988 में नॉन स्टैट्यूटरी बना, 92 में स्टैट्यूटरी बना, तो ये पूछ लेंगे कि कौन से 5 ईयर प्लान में स्टैट्यूटरी बना, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इसलिए ये बनाना आपको आना चाहिए, याद नहीं करना, इसको लॉजिक से बनाओ, तो वहाँ पे आप एग्जाम में फटाफट बना दोगे इसको, तो आपको आसानी रहेगी। ये वही सब है जो मैंने बताया, इसको फेयर में लिखा हुआ है। 3 थीम्स इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर डिड द आइडिया ऑफ सोशल मार्केट इकॉनमी इमर्ज्ड। तो देखो ये तो कहीं भी इकोनॉमिक्स की किताब में नहीं है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री, तमिलनाडु की वर्ल्ड हिस्ट्री वाली किताब में है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। ऐसे हल्का सा बता देता हूँ ब्रीफ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो कोल्ड वॉर शुरू हो गया, और ये अगर यूरोप है, ऐसे यहाँ पे उरल माउंटेन्स है, इस तरफ रशिया है, इधर भी रशिया है, और यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप है, तो वेस्टर्न यूरोप में जर्मनी है, तो जर्मनी का बीच से भाग हुआ, एक वेस्ट जर्मनी बनी और एक ईस्ट जर्मनी बनी। तो जो ईस्ट जर्मनी थी वो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में था, ये आपको पता होता तब आप कर लेते, क्योंकि देखो सोशल मार्केट इकॉनमी दैट इज यूएसएसआर वाली इकॉनमी, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकॉनमी, वो जर्मनी में थी, फ्रांस तो नहीं, यूके नहीं, और ये नहीं, तो उस वाली इन्फॉर्मेशन से होता है। तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की हल्की सी भी इन्फॉर्मेशन पता होती तो होता। आप जाना और वीडियो देखना बर्लिन वॉर के गिरने की, आपको काफ़ी आइडिया लगेगा, क्योंकि इन एग्जाम्स में ना थोड़ी विथ ऑफ नॉलेज आपको चाहिए होगी। अगर विथ ऑफ नॉलेज होगी तो आप कहीं ना कहीं से एलिमिनेशन निकाल लोगे, कुछ ना कुछ तो लॉजिक निकाल लोगे। अगर सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ही पता हो तो फिर नहीं हो पाएगा, थोड़ा वाइड होनी चाहिए आपके नॉलेज का बेस। नो नेक्स्ट क्या है, हाँ ये टिपिकल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद कैपिटलिस्ट इकॉनमी। तो अगेन ये कैपिटलिस्ट नॉट जब भी आ जाए क्वेश्चन में तो आपको फोकस करना है कि मैं राइट ढूंढूं और रॉन्ग खुद ही हो जाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या होती है,
तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी बोलती है फ्री मार्केट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन या रेगुलेशन, ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। ठीक है, बस इतनी नॉलेज। अब इससे देखो हो पाएगा कि नहीं। देयर इज जनरलाइज्ड कम्युनिटी प्रोडक्शन, इट हैज़ मार्केट वैल्यू, हाँ मार्केट पे है। प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रीडोमिनेंटली इन प्राइवेट हैंड, सही बात है। इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल, सही बात है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लान, अ सपोजिटली रैशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्स नीड्स। ये प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो है आपकी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमी में। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, प्री प्लानिंग पे आ जाते हैं। प्री प्लानिंग में क्या क्या हुआ था यहीं से। तो देखो जी, 1951 में तो हमारे नॉर्मल प्लानिंग शुरू हुई, मगर उससे पहले भी प्लानिंग की बात चल रही थी। तो क्या क्या बातें थी तो 1936 में सबसे पहली बार एक प्लान आया, सारे बिजनेसमैन ने प्लान बनाया, बॉम्बे मैनिफेस्टो। ये प्री प्लानिंग है, मैनिफेस्टो। देन उसके बाद 1938 आया। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी ऑफ INC, जवाहरलाल नेहरू को इसकी प्रेसिडेंशियलशिप दी गई थी। फिर 19 आपके फिर बाद में 44, यहाँ पे दो कहानी खत्म। देन 1944 आया और यहाँ पे आया बॉम्बे मैनिफेस्टो। इसमें टाटा, बिरला, इन सारे लोगों ने बनाया बॉम्बे मैनिफेस्टो पर बॉम्बे प्लान। तो यहाँ पे मैनिफेस्टो है M, यहाँ पे P है, तो ध्यान रखना इसमें कन्फ्यूजन होगी। तो M क्योंकि P से पहले आता है इसलिए 36 में है वो। इतना ही आपको इतना समझ में आएगा आपको कि 36 44 में से एक ही है। वहाँ एग्जाम में जब ऐसे ऑप्शन आते हैं तो ये ध्यान रखना कि M पहले है P से, तो M पहले आ जाएगा, P बाद में आएगा। ठीक है, इस लॉजिक से याद रखना। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। देन अगेन 1944 में एक और प्लान आया, गांधीयन प्लान। मगर ये गांधीयन प्लान गांधी जी ने नहीं बनाया था, ये था सोशलिस्ट मॉडल पे प्लान था। गांधीयन प्लान ये किसने बनाया? आपके श्रीमन नारायण ने गांधीयन प्लान बनाया 1944। देन उसका 1945 M.N. रॉय ने पीपल्स प्लान बनाया, पीपल्स प्लान, M.N. रॉय। ठीक है, ये कहानी हो गई, इतनी कहानी। उसके बाद फिर JP भाई ने एक और प्लान बनाया 1950 में, सर्वोदया प्लान। ये भी एग्जाम में आ गया है और सर्वोदया प्लान के बारे में लिखा है कि गांधी जी ने बनाया था। नहीं, गांधी जी ने बनाया था, सर्वोदया प्लान JP भाई ने बनाया था। सर्वोदया प्लान जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। किसकी इंस्पिरेशन थी? विनोबा भावे की इंस्पिरेशन से, भावे। ठीक है, तो ये है आपकी प्लानिंग। 36 बॉम्बे मैनिफेस्टो, 38 नेशनल प्लानिंग कमेटी, 1944 बॉम्बे प्लान, 1944 आपका गांधीयन प्लान, 1945 पीपल्स प्लान, 1950 सर्वोदया प्लान। ये कहानी हो गई एक। अब थोड़ी सी और चीज़ें हैं इसमें कि इससे पहले और क्या क्या प्लान आया। तो पहली बार प्लान कब आया? तो स्टालिन ने एक प्लान बनाया था 1928 में। प्लानिंग की स्टार्ट यहीं से हुई, USSR में, स्टालिन। उसके बाद हमारे इंजीनियर्स डे एक व्यक्ति के नाम पे बनाया था, M विवेश्वरा कुछ ऐसे करके है। तो उन्होंने 1934 में एक किताब लिखी थी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने 10 ईयर प्लान्स की बात की थी। तो ये भी एक प्लानिंग से रिलेटेड बात है। M, इसको टाइप करना, विश्ववाराया, इनकी किताब है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसके बाद गांधी जी ने भी अपनी एक किताब लिखी थी 1909 में। इसमें गांधी जी ने बोला कि ही अपोज इंडस्ट्री एंड मशीन्स। तो इसमें हिंद स्वराज बुक है उनकी, उसमें ये बात लिखी हुई है प्लानिंग से रिलेटेड। तो देख लो, प्लानिंग से ऐसे आपको तैयार करना है प्री प्लानिंग। पहले ये चीज़ें 1 2 3 4 5 6 एंड देन ये चीज़ें। आई होप समझ गया होगा। आप नहीं समझोगे तो बताना, टेक्निक चेंज कर दूंगा। मतलब मेरा कोशिश यही रहेगी कि पढ़ाते हुए मैं खुद ही याद करवा दूँ ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। ये सब नोट्स साफ़ सुथरे हैं, मैं दे दूँगा टेलीग्राम पे, मैसेज कर देना। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी हो गई है, ख़त्म कहानी। अभी कैपिटलिज्म ये सब पढ़ना कहाँ से है? तो चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे है, ये तमिलनाडु वाली उतारना। खैर ये मेरे से ले लेना, मार्क्ड है चैप्टर्स। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म ये सब मिल जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कैपिटलिज्म अगर लिखूँ, कैपिटलिज्म चैप्टर 1 ऑफ मैक्रो में होना चाहिए। तो हाँ, ये रहा, ये है मैक्रो ऑफ तमिलनाडु। ये है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में है
इकोनॉमीज एंड इट्स टाइप्स, और इसमें ये सब कुछ इकोनॉमिक सिस्टम में फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म, तो सारी चीज़ें इसमें यहीं से क्वेश्चन आया है अभी। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी इसमें। ये वाला चैप्टर जाके पढ़ लेना, ये क्लियर हो जाएगा आपका। क्या एक्सप्लेनेशन भी देख लेना आप। नाउ आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले टॉपिक्स आया है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर आपको ध्यान हो ये सारी बातें। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल को फिजिकल कैपिटल बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसलिए एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कैपिटल, देखो आपको कैसे दिखेगा, देखो बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ये सब, तो ये सब बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब इसमें समझा देता हूँ कैपिटल में फिजिकल कैपिटल, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर सभी लोग इग्नोर करते हैं। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? पहले कैपिटल ही क्या होता है सोचो और लिखो जरा, एक सेंटेंस में लिख पाओ। इनपुट इन प्रोडक्शन वो कैपिटल है, एज सिंपल एज दैट। फिर 2 तरीके के कैपिटल होते हैं, एक है रीअकरिंग कैपिटल होगा जो बार बार आपको लगाना पड़े, एक नॉन रीअकरिंग कैपिटल होगा। एक बार अगर वो कैपिटल आपने खरीद लिया तो बार बार उसको यूज़ नहीं कर, बार बार उसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो रीअकरिंग कैपिटल में क्या है? वर्किंग कैपिटल। जैसे अगर आप स्वेटर बुनते हो, यान रीअकरिंग कैपिटल है, इस तरीके से। नॉन रीअकरिंग कैपिटल में क्या है? कोई मशीन, तो मशीनरी, टूल्स, ये सब नॉन रीअकरिंग कैपिटल होते हैं और उसकी को बोलते हैं हम फिक्स कैपिटल और नॉन रीअकरिंग। और जो रीअकरिंग कैपिटल होता है उसको वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ आ जाओ, अब यहाँ वर्किंग, फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा हूँ, वर्किंग, एंड यहाँ पे आपका है फिक्स। तो वर्किंग कैपिटल में क्या 2 एग्जाम्पल होंगे, मनी इन हैंड जो आपको बिजनेस में लगाना है, एंड रॉ मटेरियल, ये वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल क्या होते हैं? 2 चीज़ें होंगी, टूल्स एंड मशीनरीज। क्या फिक्स कैपिटल का फीचर्स होंगे? नॉन रीअकरिंग। वर्किंग कैपिटल के क्या फीचर होगा? रीअकरिंग, इसको बार बार आपको लगाना पड़ेगा, ठीक बात है। देन एक और फीचर होता है, थोड़ा टिपिकल है, इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, खासकर यूपीएससी वालों के तो आएंगे। तो ऐसे कैपिटल जिसमें प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन से इम्पैक्ट नहीं हो उस कैपिटल में ज़्यादा, सो द प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी डज नॉट इम्पैक्ट दैट कैपिटल इन शॉर्ट रन। तो 1 साल के अंतराल पे आप किसी भी टूल को कितना भी यूज़ कर लो, बहुत ज़्यादा वेयर टेयर नहीं होगा। तो प्रोडक्शन से अगर आप 100 भी कॉमोडिटी बनाते हो किसी एक टूल से, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता टूल पे। वेयर एज जो वर्किंग कैपिटल होता है, रीअकरिंग इसी वजह से होता है क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, कम प्रोडक्शन होगा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हर साल आपको देना ही है, एवरी ईयर, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने सामान यूज़ किया हो ना किया हो, तो फिक्स कैपिटल है, उसको देना ही पड़ेगा, प्रोडक्शन से उसका कोई नाता नहीं है। वेयर एज वर्किंग कैपिटल में आपको रॉ मटेरियल और मनी आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो इस तरीके से आपसे सोचना है, चैप्टर रीड करना। वो 9th क्लास की एनसीईआरटी ऐसी नहीं है, बहुत सारी क्लियरिटी बन जाती है उसमें। अब आ जाए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ये क्वेश्चन था, टॉपिक वही है। क्या है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी? तो लेबर तो हर जगह लगेगा, रॉ मटेरियल हर जगह लगेगा, कैपिटल हर जगह लगेगा, लैंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में नहीं लगता है। इंडिया में 50% ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटी इज़ डिपेंडेंट ऑन लैंड, एग्रीकल्चर। वर्ल्ड में भी 50% के आसपास एग्रीकल्चर पे ही है। तो इकॉनमी हमारी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड, हम कितना भी एडवांस हो जाए। एम्प्लॉयमेंट बहुत देता है ना इकॉनमी, तो फैक्टर्स ऑफ लिख दिया मैंने यहाँ कि ये है। नाउ नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मोटेड द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? अब देखो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको पता होती तब ये क्वेश्चन होता कि किसने ये आइडिया लिया। तो ग्रेट डिप्रेशन अगर आपको ध्यान हो 1929 ये हुआ था, इसमें डिमांड कम हो रही थी,
अब डिमांड कम होगी तो डिमांड बढ़ाओगे कैसे? तो आप बोलोगे कि मनी दे दो मार्केट में, तो लोग कंज्यूम करेंगे, डिमांड आ जाएगी। तो ये मनी मार्केट में कैसे दिया जाएगा? तो फिर वहां पे कीन्स ने बोला यूएसए में कि उधारी लो, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग करो और मार्केट में मनी पंप करो। गवर्नमेंट बॉन्ड और ये सब चीज़ें अगर आपको ध्यान होगी तो आप वही है कि सरकार ये पेपर बोलती है कि ये पेपर जो है नहीं ऐसा करो कि ये गवर्नमेंट है और ये पीपल है। तो ये बोल रहा है कि पहले सरकार ने पेपर बेचा होगा, तो इस पेपर पे लिखा हुआ है कि दिस पेपर हैज़ अ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड इट विल बेयर एन इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो सरकार बोल रही है कि आप ये पेपर हमें दे दो, हम आपसे पेपर लेते हैं, हम आपको कैश देते हैं, कैश। तो लोगों के हाथ में कैश आ गया, सरकार के पास वो कैश कहाँ है? कहीं से तो उधारी ली होगी, फॉरेन एंटिटी से ली होगी, वर्ल्ड बैंक से ली होगी, कहीं से भी डेफिसिट फाइनेंसिंग की होगी सरकार ने, और लोगों के हाथ में पैसा डाला। पैसा डालने के बाद लोगों ने डिमांड की, और डिमांड जैसे ही ऊपर हुई तो रिसेशन डिप्रेशन सब खत्म हो गया। रिसेशन डिप्रेशन की क्या मीनिंग है ये नेक्स्ट चैप्टर जब अकाउंट वो आएगा ना, नेशनल इनकम, तो बता दूंगा, थोड़ा सा बता दूँ हल्का सा। डिप्रेशन रिसेशन जब लगातार 2 क्वार्टर्स में आपका जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होता है कि अगर आपके 2 इयर्स तक रिसेशन चल रहा है तो डिप्रेशन, या फिर 10% से भी नीचे चला गया है जीडीपी ग्रोथ, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। इसको और डिटेल में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, तो टाइम ही खत्म हो जाएगा यहाँ। आगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ये अगेन वही लिखा हुआ है, तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ लेना, मैक्रो वाली, एडम स्मिथ और ये सब बातें, कीन्स और डिप्रेशन और ये सब चीज़ें दिखा देता हूँ। सब कुछ यहीं से आया है, कोई हाईफाई नहीं है, बस ये पढ़ना है और हो जाना है, खत्म कहानी, इतनी बात है। कीन्स के बाद तो भर भर के लिखा हुआ है। जीएम कीन्स देख रहा हूँ, ये रहा, ये है बंदा, पहला चैप्टर में ये है, 1936 ग्रेट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब आता है, तो इसको यहाँ से आप देख लेना, मिल जाएगा आपको। खैर क्वेश्चन भी आ रखे होंगे, देख रहा हूँ ये क्वेश्चन। यूजुअली ना जितने भी यहाँ जाओ, यूजुअली जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर 100 क्वेश्चन है CAPF या CDS के एग्जाम में, तो 100 में से 80+ क्वेश्चन 12th की CBSE वाली एनसीईआरटी के पीछे से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, यहाँ से आ रहे हैं, देख रहा हूँ। कैपिटलिस्ट इकॉनमी आ गया तो अगर आपको ये पता होता है इसका मतलब तो आप कर लेते हैं, तो यहीं से आ रहे हैं। चैप्टर पढ़ लेना, पर ये क्वेश्चन ज़रूर करना, यहीं से आपका हो जाएगा। देखो ग्रेट डिप्रेशन, अगर ये आपने किया होता तो आपको कीन्स का आइडिया पता होता। फिर से इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी, जो भी आ गया है क्वेश्चन में, फीचर वाले ही पूछा था। 4 मेजर सेक्टर तो अभी नहीं आया है, तो यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। अभी दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं इसमें से। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट द इनपुट्स in terms of tools, machines, buildings, raw material, money in hand in any stage of production। तो देख लो, फिक्स कैपिटल तो है भाई, कि कौन कौन सा फिक्स कैपिटल है? तो टूल्स फिक्स कैपिटल है, मशीन फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, बिल्डिंग भी फिक्स कैपिटल है, रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल है, मनी वर्किंग कैपिटल है। और ये दोनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं? फिजिकल कैपिटल के अंदर आती हैं। तो आंसर इसका फिजिकल कैपिटल है। तो इस तरीके से बाइफिकेशन अगर पता होता तभी होता क्वेश्चन, नहीं तो ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन। 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तब वो हो पाएगा। ह्यूमन कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, 4th फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक बात है, अब आ जाओ आगे। 7th क्वेश्चन, ये भी गुड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड्स। अब देखो डिमांड सप्लाई की बात है कि डिमांड की बात है, प्राइस पे डिपेंड करेगा और सप्लाई पे भी करेगा। अगर ये क्वेश्चन है आपके आई थिंक 2nd चैप्टर से, कंज्यूमर वाले, उसमें इलास्टिसिटी माइक्रो के 2nd चैप्टर से ही है। तो क्या है? डिमांड फॉर गुड्स डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस। हाँ, प्राइस अगर यूजुअली प्राइस अगर ऊपर जाता है किसी भी कॉमोडिटी का तो डिमांड नीचे जाती है, ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप। ये भी क्वेश्चन आया है, क्या जब आएगा तो फिर से बताऊँगा मैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सही बात है, आपने सुना होगा। सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? देखो, टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं
एक दूसरे को, तो टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाओगे, तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तो लेट्स जस्ट सपोज, ठीक है, पेट्रोल या नहीं, थोड़ा और इजी एग्जाम्पल, पेन एंड इंक। पेन खरीदोगे तो आपको उसका इंक खरीदना ही पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इस तरीके से अगर पेन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो शायद इंक का कंजम्पशन, इंक का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि पेन का अगर प्राइस बढ़ गया तो इसका डिमांड कम हुआ तो इसका भी डिमांड कम हो जाएगा, तो इस पर डिपेंडेंट है, समझ रहे हो। तो ये है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्राइस ऑफ हाँ, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है घटेगा, इधर इधर पे घटा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसका ये मतलब है कि डिमांड हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि जो ओरिजिनल गुड है उसकी डिमांड भी बड़ी होगी, तभी कॉम्प्लीमेंट्री की बड़ी है। और इसका क्या मतलब है कि ओरिजिनल गुड का भी प्राइस कम हुआ होगा। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, हाँ दे दिया है। अगर अगर ओरिजिनल गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओरिजिनल गुड्स का अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस सिमिलर रहा तब, प्राइस का भी बढ़ गया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हो रहा है जियो और एयरटेल में, डिओपली, अभी हम देखेंगे डिओपली भी। जियो ने 299 कर दिया, एयरटेल ने भी 299 कर दिया। ये एक दूसरे के क्या है, अभी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, नहीं है अभी, मतलब पहले ये सब्स्टिट्यूट गुड्स थे। जैसे जब जियो स्टार्टिंग में आया था, फ्री में सिम मिल रहा था, तो लोगों ने एयरटेल से यहाँ शिफ्ट हो गए क्योंकि ये अच्छा सब्स्टिट्यूट था। अब कोई एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, अब दोनों होमोजीनियस गुड्स हैं। ये भी आई थिंक 5th चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब है, अभी आएगा नीचे तो बताऊंगा। तो ये भी डिपेंड करता है, ये करता है प्राइस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो इनपुट्स मतलब कैपिटल की बात हो रही है। कैपिटल इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को, मगर डायरेक्टली नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखना बात। विच डज नॉट इन्फ्लुएंस, अगर इसमें ऑल द अबव होता तो मैं ऑल द अबव कर देता, मगर ये इनडायरेक्टली करता है, तो इसलिए ये वाला आंसर होना चाहिए। बस इतनी कहानी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, अच्छे से फ्रेम नहीं किया है वाला क्वेश्चन, नहीं तो डी भी आंसर करेक्ट होता। मैं ये दोनों डायरेक्टली करते हैं, थोड़ा इनडायरेक्टली करता है, यहाँ पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होना चाहिए था, तब जाके अच्छा क्वेश्चन रहता, क्लियरिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज एफडीआई। आप देखो जी, समझ लो पहले एफडीआई का कॉन्सेप्ट। एफडीआई दो तरीकों से एफडीआई आ सकती है, या पहला स्टॉक्स खरीद के भी आप एफडीआई कर सकते हो, एंड सेकंड आप ऑन ग्राउंड आके भी एफडीआई कर सकते हो। जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, तो वॉलमार्ट इंडिया में आया, फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, तो इसको आप एफडीआई बोल दोगे, करेक्ट बात। अब अगर किसी ने भी, लेट जस्ट सपोज वॉलमार्ट इंडिया नहीं आता, उसने सिर्फ फ्लिपकार्ट के 10% प्लस शेयर खरीद लिए होते, शेयर्स, तो ये एफडीआई हो जाता। तो ये दो क्राइटेरिया होती है एफडीआई की, ईदर यू बाय अ शेयर विच इज मोर देन 10%, और यू कम ऑन ग्राउंड, बिल्ड योर ओन शॉप और इस्टेब्लिश योर ओन इंडस्ट्री, तो वो एफडीआई होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 10% से कम शेयर खरीदेगा तो उसको एफआईआई बोल देंगे, मगर अगर 10% से कम शेयर इसने खरीदे और ऑन ग्राउंड आ गया है तो ये एफडीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये डिस्टिंक्शन होता है एफडीआई एंड एफपीआई का। ये भी कहीं लिखा होगा, माइक्रो मैक्रो कहीं तो होगा, ये आई थिंक बीओपी वाले में होगा ये डेफिनेशन, मैक्रो के चैप्टर, किसी चैप्टर में। क्या है अब, हाँ जी, अब क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे पॉज करना, क्वेश्चन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंसिडर एफडीआई, अ फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, हो सकता है अगर 10% का हो तो अभी के लिए इसको रोक देते हैं। अ फॉरेन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, पेंशन फंड वही पीपीएफ, जो हमारा नहीं है पीपीएफ जाता होगा, इसमें जो भी कॉर्पस पड़ा हुआ है, फंड जितने भी हैं, इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो ये वो बात बोल रहा है। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फॉरेन मर्चेंट बैंकर्स बाइंग शेयर्स फ्रॉम इंडियन, हाँ जी, शेयर्स बाइंग। फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप, हाँ जी, हाँ, ये ऑन ग्राउंड हो गया, इंस्टीट्यूशन अगर आपने डाल दिया तो ये एफडीआई हो जाएगा। या अगर 10% का क्लॉज होता तो ये भी हो जाता, मतलब 10% का क्लॉज नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ये सब चीज़ें। चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें।
आपको पूरा ये देखना पड़ेगा। कहाँ गया? स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, इसमें परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, ऐसे तो 2 ही हैं बट ठीक है। एक आएगी आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक आएगा आपका ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक का ही ऊपर बेस बनता है मोनोपोली से, एंड ओलिगोपोलिस्टिक्स का ही एक फॉर्म है डुओपोली, जो भी एयरटेल और आपके जियो में चल रहा है, डुओपोली। ठीक है, ये नेक्स्ट उसमें कराऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बनेगी वो। ठीक है, ओके। अब जो है यूपीएससी वालों के लिए तो बैच शुरू हो गए हैं इकोनॉमिक्स के, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हो। उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू ही यूपीएससी का पूरा सिलेबस खत्म होगा। सीडीएस एंड सीएपीएफ के बैचेस ऑलरेडी ऑन है, उसमें इकोनॉमिक्स चल रही है इसी प्रकार से। पूरी इकोनॉमिक्स ऐसी करवाई जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगर आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो तो सीडीएस के तो करवाऊंगा ही मैं, सीएपीएफ के भी करवाऊंगा। सीएपीएफ का दे रहे हो तो दोनों के ही होंगे, ऐसे ही चलेगा। तो किसी को इनरोल करना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय।